स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। जैसा कि आपको ज्ञात है, थंबनेल पे भी आपने देख लिया होगा क्लास 12 एजी। देखिए, क्लास की बात करें तो क्लास 12 एग्रीकल्चर है और सब्जेक्ट की बात करें तो बेटा सब्जेक्ट आपका एग्रोनॉमी है। आप देख रहे हैं हमारा वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। तो जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा था, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सेब के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। सेब के साथ साथ में लीची के बारे में पढ़ेंगे और लीची के बाद अमरूद के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 फल ये दे रखे हैं। वैसे तो आपके सिलेबस में टोटल 6 फल हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनली 3 फलों की। पहला फल आपका सेब, फिर लीची और अमरूद। स्पेशली 3 जो फल आपके हैं, इन तीनों फलों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बेटा आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। जैसा कि आपको पता है, देखिए हमारा एक न्यू बैच भी लॉन्च होने वाला है, जो हम 5 जनवरी से नया बैच स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो जो न्यू बच्चे हैं वो हमारे इस नए बैच से जल्दी जुड़ जाइए। और ये जो नया बैच चलेगा, क्लास 11 एग्रीकल्चर का भी है, क्लास 12 एग्रीकल्चर का भी है और 5 जनवरी से इस न्यू बैच की स्टार्टिंग है। अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो ये 60 डेज का बैच है। 60 डेज के अंतर्गत आपके सारे सब्जेक्ट जो भी मैंने आपको बता रखे हैं, सारे सब्जेक्ट मैं 60 दिन में आपके कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद मैं 25 क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंट, जो मैंने कहा था आपसे कि 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें से काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हाँ, ये भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। तो बेटा बिना किसी देरी के हम करते हैं अब टॉपिक की शुरुआत। चलिए समझिए। देखो, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेब। ठीक है, सेब के लिए सभी खाते होंगे और सभी जानते भी होंगे बेटा सेब के बारे में। अगर हम इसके बॉटनिकल की नेम की बात करें तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है पायरस मैलस। इसको आपको ध्यान रखना, क्या है? पायरस मैलस। अब देखिए, मैं ट्रिक के माध्यम से अगर चाहोगे तो मैं इसका बॉटनिकल जो नेम है वो ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद करा दूंगा। कैसे करके देखिए, समझो। देखो, आपको एक बात पता है, ये सेब है, ठीक? और आप जानते हो वायरस के लिए बेटा कैसा लिखा जाता है? इस प्रकार से, वायरस। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो ये हो जाएगा वायरस। वायरस और पायरस। तो वायरस ज़्यादातर आपको याद ही होगा, इसलिए देखिए पायरस शब्द आपको याद रखना है। वायरस, पायरस। चाहे ऐसे याद रख लो, सेब किस प्रकार का फल है? तो सेब पोम प्रकार का फल है। ठीक है, तो पा है इसमें और इसमें भी क्या है? पा। पायरस मैलस। कैसा है? पायरस मैलस। बॉटनिकल नेम है इसका पायरस मैलस। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अगर हम इसके बेटा कुल की बात करें, कुल को इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली। अगर हम इसमें फैमिली की बात करें तो जो आपकी जो कुल है, फैमिली है, वो आती है रोजेएसी। क्या आती है? रोजेएसी। तो एक नंबर में आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप सेब का बॉटनिकल नेम बताइए, तो आपको बेटा बताना पड़ेगा पायरस मैलस। दूसरा है कुल, तो इसमें कुल भी पूछा जा सकता है, ये भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसमें बताओगे बेटा रोजेएसी। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम क्रोमोसोम की बात करें यानी गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 34 क्रोमोसोम की संख्या है। अब देखिए आगे न्यू लाइन में समझिए बेटा, सेब रोजेएसी कुल का सदस्य है, तो आप रोजेएसी मत भूलिए। अब आप रोजेएसी को कैसे याद रखोगे? ट्रिक से। अब आपको मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा कि ये किस फैमिली में है, रोजेएसी में। रोजेएसी कैसे ध्यान रखोगे? ठीक है, तो आपको बता दें, रोजेएसी इस प्रकार से ध्यान रखोगे कि जो सेब है, सेब को आप क्या खाते हो? रोज खाते हो। सेब को क्या खाते हो? रोज खाते हो। ऐसे याद रखो, सेब को रोज खाते हो। तो रोज से हो जाएगा रोजेसी। क्या हो जाएगा? रोजेसी। ठीक। सेब फलों का राजा कहा जाता है, तो आपको पता है सेब जो है वो फलों का राजा है। तो इतनी बात तो आपके लगभग समझ में आ गई होगी। अब हम समझेंगे बेटा जलवायु के बारे में।
ठीक है। किस जलवायु में ये इसकी जो फसल है सेब की वो होती है। तो हेडिंग हमारी क्या है अब, जलवायु। तो इसके बारे में समझिए। देखिए, सेब के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी जलवायु की, ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसको पत्ती गिराने के लिए अधिक निम्न तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो कोई यहाँ पे कह रहा है पत्ती यानी पौधे के पत्ते गिराने के लिए अधिक किसकी, निम्न ताप की, टेम्परेचर कैसा हो, निम्न हो की आवश्यकता होती है। जाड़े की ऋतु लंबी तथा तापक्रम अधिक निम्न होना चाहिए। जो टेम्परेचर हो वो कैसा हो, निम्न हो। मार्च और अप्रैल में इस पर फूल पैदा होते हैं, यानी जो फूल आने का समय है वो मार्च और अप्रैल का है। उस समय वर्षा तथा तापक्रम में उतार चढ़ाव इस पर अधिक प्रभाव डालता है। तो ये तो थी जलवायु की बात। अब हम आगे बात करेंगे मिट्टी की बात। किसकी बात करेंगे बेटा, मिट्टी की, यानी सॉइल की। तो देखिए मिट्टी के बारे में आप समझो। सेब की खेती के लिए देखो ध्यान रखना है, सेब की खेती के लिए दोमट मट्यार भूमि, कैसी, दोमट मट्यार भूमि उपयुक्त समझी जाती है, यानी अच्छी समझी जाती है, जो कुछ ऊंचे स्थान पर होने के साथ साथ जल निकास की उचित व्यवस्था वाली है। देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो आप। सबसे पहले आपको पता है, आप पढ़ रहे हो सेब, तो सेब के बारे में अगर आपसे पूछे कि सेब की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है, तो आप चुपके से आराम से प्यार से बता देना कि जो दोमट मिट्टी है, दोमट मट्यार मिट्टी है, ये मिट्टी है जो सेब की खेती के लिए अच्छी है। जो कुछ ऊंचे स्थानों पर, देखो यहाँ पे कह रहा है जो कुछ ऊंचे स्थानों पर होने के साथ साथ जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए या होने वाली है, ये ध्यान रखना। आगे है कंकरीली, पथरीली एवं क्षारीय भूमि इसके लिए अधिक ठीक नहीं समझी जाती है। कंकरीली अच्छी नहीं समझी जाती है, पथरीली भी अच्छी नहीं समझी जाती है, एवं क्षारीय भूमि भी इसके लिए अच्छी नहीं समझी जाती है। किसके लिए बेटा, सेब की खेती के लिए। मिट्टी का पीएच कुछ अम्लीय होना चाहिए। तो मिट्टी का पीएच कैसा होना चाहिए, अम्लीय। अम्लीय का मतलब जिसका पीएच मान 7 से क्या हो, 7 से कम हो, वो सब क्या होंगे, अम्लीय होंगे। नेक्स्ट, अगर हम अगली हेडिंग की बात करें तो जो बेटा अगली हेडिंग आएगी वो आएगी किस्में। तो किस्मों के बारे में आप समझिए। देखिए सेब की किस्में कौन कौन सी हैं, समझो बेटा। देखो इसमें फर्स्ट जो हेडिंग है वो है शीघ्र पकने वाली किस्में, सेकंड हेडिंग है मध्यम किस्में, और थर्ड हेडिंग है देर से पकने वाली किस्में। तो शीघ्र पकने वाली किस्में कौन सी हैं, मध्यम किस्में कौन सी है, और देर से पकने वाली किस्में कौन सी हैं। यहाँ से भी 1 अंक का क्वेश्चन आपका बन सकता है, और नहीं बनेगा तो बेटा यूपी कैडेट के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। देखो शीघ्र पकने वाली जो किस्में हैं, किसकी पढ़ रहे हो आप, सेब की, तो वो है समर गोल्डन, किंग ऑफ पिपन, अर्ली सनबरी, जेम्स ग्रेप, टाइडमैन्स अर्ली, बिनोनी और आयरिश पिच, फैनी, प्रिंसेज, रेड जून। ये जो हैं वो शीघ्र पकने वाली फसलें हैं किसकी, सेब की। नेक्स्ट है मध्यम किस्म। मध्यम किस्म का मतलब है ना तो देर से पकने वाली और ना जल्दी पकने वाली, तो वो है बीच की मध्य की किस्में। इसमें है देखिए ऑरेंज पिपिन, किंग ऑफ पिपिन्स, जोनेथन, रेड गोल्ड, टॉप रोड और गोल्डन डेलिशियस। ये जो किस्में हैं वो मध्यम किस्में हैं। अब आप समझोगे देर से पकने वाली किस्में, ऐसी कौन कौन सी किस्में हैं जो देर से पकती हैं। अब देखो रोम ब्यूटी, विंटर बनाना, ग्रैनी स्मिथ, किंग पिपिन, कैरी पिपिन, राइमर, लाल अम्बरी, येलो न्यूटन, सुनहरी चामोर, बांगथिंगम, रस पिपिन, विंटर डेलिशियस। तो ये तो हो गई किस्मों की बात। अब आगे समझिए, अगली जो हमारी हेडिंग है वो आएगी उर्वरक। तो उर्वरक के बारे में समझिए। चलिए बेटा उर्वरक के बारे में हम बात करते हैं।
देखो अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अपने अच्छे से तैयारी कर सके। आप देख रहे हैं बेटा वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। ये चैनल है जो आपको एग्ज़ाम तक अच्छे से पढ़ाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम तक आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस चैनल की मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, उस प्ले लिस्ट पर जाके एक एक सब्जेक्ट की सारी वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपका स्कोर है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चलिए बेटा उर्वरक के बारे में समझिए। देखिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, ठीक है बेटा। बीच में स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे उर्वरक की, तो समझो। देखो पहले साल आपको क्या करना है, 30 ग्राम नाइट्रोजन, 25 ग्राम फास्फोरस और 50 ग्राम पोटास डालना चाहिए। पहले साल की बात हो रही है। इसी प्रकार हर साल उर्वरक की मात्रा बढ़ाते हैं। इस प्रकार 10 साल प्रत्येक पेड़ में 300 ग्राम नाइट्रोजन। अब देखिए प्रत्येक साल अब जब बढ़ाते जाते हैं तो ये 10 साल की बात हो गई। अब देखो पहले साल कितना था, 30 ग्राम था, और 10 साल के बाद तो 10 इंटू आप 30 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 300, ठीक है। ये देखिए आ गया 300 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस, 500 ग्राम पोटाश डालना चाहिए, ठीक है। 10 साल, ठीक है, 10 साल प्रत्येक पेड़ में। ये लगभग 10 साल का निकल के आया है और पहली साल 30 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है। तो आगे समझिए आप। अगली जो हेडिंग है हमारी वो है सिंचाई। भाई इसमें सिंचाई किस प्रकार से आप करोगे, चलिए सिंचाई के बारे में समझते हैं। जब पौधे छोटे होते हैं, देखो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जब पौधे छोटे होते हैं तो उन्हें पर्याप्त पानी दिया जाता है। यानी जो सेब है, सेब के पौधे जब छोटे होते हैं तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाता है। और वर्षा ऋतु में पौधे नहीं सींचे जाते हैं। यानी जब वर्षा ऋतु होती है, जब वर्षा का मौसम होता है, बरसात ज़्यादा होने लगती है तो पानी की देने की कोई भी आवश्यकता पौधे के लिए नहीं होती। फल पकने पर भी पानी देने से मिठास कम हो जाती है। मान लो पेड़ है, पेड़ पे सेब लगे हुए हैं और उस समय अगर आप पानी लगाओगे, वृक्ष के लिए पानी दोगे, प्लांट के लिए, तो जो उस पर फल लगा हुआ है उसकी मिठास जो है वो कम हो जाएगी। तो ये तो थी सिंचाई की बात। अब हम समझेंगे बेटा रोग नियंत्रण। चलिए रोग नियंत्रण किस प्रकार से समझना है आपको, समझिए कौन कौन से रोग लगते हैं। देखो पहला है जो इसमें है वो है पिंक रोग। ये क्या है, कुमायूं तथा उत्तर प्रदेश, कुमायूं का मतलब है उत्तराखंड की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश तो आपका यूपी हो ही गया। इस बीमारी द्वारा सेब में अधिक नुकसान होता है। जल निकास की व्यवस्था उचित न होने पर, पेड़ अधिक घने होने पर इसका आक्रमण हो जाता है। अगर मान लो जिस खेत के अंदर सेब की खेती हो रही है और वहाँ पे पानी के जल निकास की यानी पानी को निकालने की उचित व्यवस्था नहीं है और पेड़ जो है वो अधिक पास पास लग गए हैं, ज़्यादा घने घने हो गए हैं, तो जो पिंक रोग है ये काफ़ी तेज़ी के साथ आक्रमण करेगा। इसका उपचार जो है वो स्टेम ब्लैंक की तरह ही होता है। नेक्स्ट जो कीट है आपका, रोग है, ठीक है, कीट नहीं रोग है, समझिए। अगला है वो है ब्राउन रोट। क्या है बेटा, ब्राउन रोट, समझो। पंजाब में इस बीमारी से सेब व नाशपाती में अधिक नुकसान होता है। ब्राउन रोट कहाँ पे, ये जो है जो पंजाब है, पंजाब के एरिया में इस बीमारी से सेब और नाशपाती की फसल पे ज़्यादा नुकसान होता है। यह फल खूंटियों एवं शाखाओं पर आक्रमण करती हैं। अब इसकी अगर रोकथाम की बात करें तो देखिए संस्कृत फलों को अलग करके जमीन में गाड़ देना चाहिए। इसका मतलब है इस जो ब्राउन रूट जो आपका रोग है, ठीक है, ये जिन फल पर अटैक करता है उनको अलग करके और उन फलों को जमीन में गाड़ देना चाहिए, इसका ये मतलब था। अगला जो है, अगला समझिए आप। अगला रोग है पाउडरी मिल्ड्यू। यह पत्तियाँ
तने, फूल तथा छोटे फलों पर आक्रमण करते हैं। तो जो पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग है वो कहाँ पे अटैक करता है? ये प्लांट की पत्ती पर, स्टेम पर, तने पर, फूल पर तथा छोटे फलों पर भी अटैक करता है। देखिए, सपोज दैट मैं आपको छोटा सा एक प्लांट बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सपोज दैट प्लांट की पत्ती है, ठीक है बेटा, कॉमन सेंस लगा लेना थोड़ा सा। ये प्लांट की पत्ती है और ये मान लो सपोज दैट क्या हो गया? फूल हो गए, फल हो गया। तो देखो, ये जो तना है इस पे भी अटैक करेगा, ये जो पत्ती है इस पे भी अटैक करेगा, और इस पे जो भी फल बनेगा, ये फूल है, ठीक है, ये फूल, इस पे भी अटैक करेगा, इस फूल पे भी अटैक करेगा, रोग लगेगा, और जो आपका फल बनेगा उस पे भी रोग अटैक करेगा। तो ये था पाउडरी मिल्ड्यू रोग। अब देखो, रोकथाम की बात करते हैं। तो रोकथाम को किस प्रकार से करोगे? इसकी रोकथाम के लिए मिल्ड्यू लगी हुई शाखाओं को जड़ से काट देना चाहिए, और जब काट दोगे जड़ से तो चूना गंधक या बोर्डो मिश्रण फल लगने से के तुरंत बाद छिड़क देना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें, वो है स्टेम ब्लैक। तो स्टेम ब्लैक क्या है? ये भी सेब का ही एक रोग है। ये तो थे आपके, हमने हेडिंग जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी रोग नियंत्रण। अब इसके बाद हम समझेंगे भंडारण। क्या है बेटा हेडिंग? भंडारण। देखो, अगली हेडिंग है भंडारण। भंडारण करते समय आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है? तो सेब को शीत भंडार में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1.70 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 90% आपेक्षिक आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी 6 से 7 माह तक भंडारित किया जा सकता है। उपज की बात करिए। अब जो उपज है वो है मैदानी क्षेत्रों में। देखो, सबसे पहले हम कर रहे हैं मैदानी क्षेत्रों की बात, 200 से 250 कुंटल। इसके बाद हम कर रहे हैं पहाड़ों पर 500 से 600 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज जो है वो प्राप्त होती है। तो हमने देखिए सेब को अच्छे से समझा, सेब की जो खेती है उसके बारे में हमने समझ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा लीची। तो थोड़ा लीची के बारे में भी समझते हैं। देखो, हमारा मेन टॉपिक है वो है लीची। अगर हम इसके वनस्पति नाम की बात करें तो लीची चाइनेंसिस इसका जो है वो बॉटनिकल नेम है। अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो सेपेनडेंसी फैमिली है, सेपेनडेंसी फैमिली है, ये कुल है। तो लीची एक अत्यधिक महत्वपूर्ण फल है। बिल्कुल सही बात है, लीची अत्यधिक महत्वपूर्ण फल है। यह सबसे पुराना तथा सुंदर फल है, सबसे पुराना भी है और सबसे सुंदर फल भी है। चलिए आगे समझिए आप। आगे है जो खाने में बहुत स्वादिष्ट तथा पौष्टिक होता है। हाँ, लीची बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। इसमें 10 से 15% तक चीनी पाई जाती है। जो चीनी की मात्रा है बेटा वो 10 से 15% तक पाई जाती है, ठीक है। कैल्शियम तथा फास्फोरस का अच्छा स्रोत है। अगर आप इसे खाओगे तो कैल्शियम और फास्फोरस आपको भरपूर मात्रा में, काफ़ी मात्रा में मिल जाएगा। लीची के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 1 नंबर में यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति की, कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो लीची का उत्पत्ति जो स्थान है वो चाइना है, चीन देश को माना जाता है। लीची पैदा करने वाले देशों में भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है, ठीक। अब हम इसकी बात करेंगे जलवायु की। चलिए जलवायु पे भी बेटा चर्चा करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। देखिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो, बहुत गलत बात है। देखिए, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, सबसे कम स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ाना बिल्कुल भी बंद नहीं कर रहा हूँ। रोज़ाना आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ नॉलेज आपको देता रहता हूँ। फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो ये गलत बात है, समझो। 1 लाइक तो बनता है बेटा, 1 ही लाइक आपको करना होता है, ज़्यादा नहीं। आपके पास से कुछ भी नहीं जाता है। लीची के लिए गर्म तथा मामूली नम जलवायु की आवश्यकता होती है। लीची 100 से 125 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक पैदा की जा सकती है।
लीची की फसल को ग्रीष्म ऋतु में तेज लू तथा शरद ऋतु का पाला बहुत ही हानि पहुंचाता है। अतः लीची की फसल के लिए गर्मी की ऋतु नर्म होती है। देखो फिर से एक बार समझने की आप कोशिश करो। जो लीची है, लीची के लिए गर्म तथा मामूली जो नम जलवायु है उसकी आवश्यकता होती है। अगर लीची की और अगर डीपली नॉलेज लेनी है तो आपको क्या करना होगा, ये जो पीडीएफ है, टेंशन मत लेना आप, ये जो पीडीएफ है मैं पीडीएफ आपका जो एग्रीकल्चर का जो व्हाट्सअप वाला ग्रुप है उस ग्रुप में देर रात तक इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे सिर्फ मेरी आवाज़ को सुनिए और जो क्या मैं समझा रहा हूँ उन वर्डों को सिर्फ समझते हुए चलिए, आपको लास्ट तक याद हो चुका होगा। तो आगे समझिए। देखिए जलवायु के साथ साथ हम अब समझेंगे मिट्टी के बारे में, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए भाई लीची हम जो पौधे लगा रहे हैं वो किस मिट्टी में लगाने चाहिए, ताकि आपको जो फसल है वो अच्छे से हो सके और प्लांट भी अच्छे से तैयार हो सके। देखो लीची के लिए दोमट मिट्टी भूमि यानी दोमट जो भूमि है वो अच्छी रहती है। दोमट मिट्टी में भी लीची की फसल अच्छी उपज देती है। भूमि का जो पीएच है वो 6 से 7 के बीच रहना चाहिए। पीएच का मतलब आप समझते हो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये देखिए होता है यहाँ पे 7 और ये होता है 1 2 3 4 5 और 6 और ये होता है 8 9 10 11 12 13 और ये 14 14। ये जो पैमाना है बेटा ये 14 तक चलता है, ठीक है। ये पैमाना है वो 14 तक चलता है। तो जिसका ये पीएच मान 7 होगा वो उदासीन, और जिसका पीएच मान 1 से 6 के बीच में होगा, या कह सकते हो 1 से 7 के बीच में होगा, यानी 1 हो सकता है 2 3 4 5 6, या ये पॉइंटों में भी हो सकता है, तो वो अम्लीय होगा। और 8 से मतलब 7 से ज़्यादा और 14 से कम तो ये कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो आपने ये भी समझ लिया। दोमट की बात करी, भूमि का जो पीएच मान था 6 से 7 के बीच रहना चाहिए, सबसे अच्छा होता है। और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। नेक्स्ट है इसकी जातियाँ। चलिए जातियों पे भी हम चर्चा करेंगे। लीची की कौन कौन सी जातियाँ हैं उनके बारे में भी समझिए। तो इसमें भी जैसे हमने सेब में पढ़ी थी उसी प्रकार से हम लीची में पढ़ने वाले हैं। भाई देर से पकने वाली, मध्यम वाली और ये पहली वाली है वो शीघ्र पकने वाली, दूसरी है मध्यम समय वाली, तीसरी है देर से पकने वाली। तो हम तीनों को विस्तार से समझेंगे। देखो बेटा, शीघ्र जो पकने वाली जो आपकी किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं? अर्ली लार्ज रेड, अर्ली बेदाना, रोज सेंट्रेट, देहरादून आदि। इन जातियों के लिए फल जून के प्रथम सप्ताह तक पककर तैयार हो जाते हैं। तो ये तो हो गई शीघ्र पकने वाली। ये किस्में आपको याद करनी पड़ेंगी। यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है, नहीं तो लॉन्ग या शॉर्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। वो मैं बता दूंगा लास्ट में, जब पैटर्न समझाऊंगा आपको तब बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपको तैयार करने हैं। मध्यम समय वाली जो किस्में हैं वो समझिए, शाही है, चाइना है, गुलाब, देहरा रोज, सहारनपुर प्याजी, सहारनपुर पिगलिक तथा लैड लार्ज रेड। इन जातियों के फल जून के तीसरे सप्ताह तक पककर तैयार हो जाते हैं। तो ये तो थी मध्यम वाली फसलें नहीं, जातियाँ, किस्में। ये है देर से पकने वाली। तो लेट बेदाना तथा कलकतिया, गोला, रामनगर, इलायची आदि जातियाँ। तो इस प्रकार से ये थी शीघ्र पकने वाली जाति, मध्यम समय में पकने वाली जाति और देर से पकने वाली जाति। अब जो हमारी हेडिंग आएगी वो आएगी खाद और उपज। चलिए खाद और उपज को भी समझ लीजिए। देखो गोबर की खाद, यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट की खाद और फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा दिसंबर के अंत में गड्ढों में दे देनी चाहिए, ठीक है। और नाइट्रोजन को 2 भागों में बांटना है।
पहली जो मात्रा है वो फरवरी में तथा दूसरी मात्रा अप्रैल में देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 1.2 किलोग्राम बुझा हुआ चूना 450 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर पड़लिए छिड़काव करना चाहिए। अगली जो लाइन है वो है पौधे की आयु के अनुसार खाद और उर्वरकों की आवश्यक मात्रा प्रति पेड़ प्रति वर्ष। चलिए पहले इसकी ही बात करते हैं। आयु के अनुसार हम पढ़ रहे हैं बेटा लीची। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं और समझाते हैं एज से रिलेटेड। ठीक है, देखो ये है आपकी लीची, अब ये है मात्रा, इसके बारे में समझेंगे। तो देखो यहाँ पे ये दे रखा है, पहला कॉलम है पेड़ की उम्र बरस में, जैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। ये 10 वर्ष तक का आपको जो डाटा दिखाया जा रहा है ये 10 वर्ष तक का है। इसी प्रकार है यहाँ पे देखिए गोबर की खाद क्या है, किलोग्राम प्रति पेड़, यानी पहला वर्ष है उसमें 15 किलोग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से, दूसरे वर्ष में 20 किलोग्राम, तीसरे में 25, चौथे में 30। इसी प्रकार ये ईयर वाइज बढ़ता गया है डाटा। ठीक है, यहाँ पे है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी ईयर वाइज बढ़ती गई है। यहाँ पे है फास्फोरस भी ईयर वाइज बढ़ती गई है, और पोटास भी ईयर वाइज बढ़ती गई है। अब समझो, मैं आपको 2-3 वर्ष का समझा देता हूँ डाटा, फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो पहले अगर एक जो पेड़ है उसकी उम्र कितनी है, मान लो 1 वर्ष है, तो गोबर की जो खाद है वो आपको देनी है 15 किलोग्राम, नाइट्रोजन देनी है 60 किलोग्राम, फास्फोरस देना है 30 किलोग्राम, पोटास देनी है 30 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रति वर्ष के हिसाब से 60 की वृद्धि हुई है, प्रति वर्ष के हिसाब से यहाँ पे 30 की वृद्धि हुई है, और यहाँ पे भी प्रति वर्ष के हिसाब से 30 की वृद्धि हुई है। लेकिन अगर गोबर खाद की बात करें तो प्रति वर्ष के हिसाब से 5 की वृद्धि हुई है, यानी 5 की क्या, किलोग्राम। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से अगर हम 10वें वर्ष की बात करें तो 10वें वर्ष में देखिए गोबर की खाद है वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और नाइट्रोजन 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और जो फास्फोरस है वो 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास है वो भी 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये पेड़ की उम्र थी वर्ष में। ठीक है, ये वर्ष दे रखे हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और से लेके 10 वर्ष तक ये डाटा था। ये आपको PDF में सेंड कर दूंगा, उसकी आप टेंशन ना लें। ठीक है, खाद और उर्वरक के बारे में भी आपने समझ लिया। आगे चलते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो गलत बात है बेटा, वीडियो को लाइक करिए, एक ही बार वीडियो को लाइक करना होता है। चलिए समझिए, अब जो अगली हेडिंग आएगी हमारी वो आएगी उपज। तो देखो लीची की औसत जो पैदावार है वो 1 से 1.5 कुंटल प्रति पौधा होती है। एक पौधे की बात हो रही है, प्रति पौधा 1 से लेके 1.5 यानी 1 से लेके 1.5 कुंटल प्रति पौधा होती है। अब जो अगली हेडिंग है वो है कीट। तो कीट के बारे में समझो। मिलीबग पहली हेडिंग है इसमें, मिलीबग यानी मिलीबग कीट है। आम के पास लगे लीची के पेड़ों पर इस कीड़े को अधिकतर देखा जा सकता है। मान लो सपोज दैट आम के पास जो लीची का बाग है या फिर लीची के पौधे होते हैं जो आम के बाग में भी लगे हो सकते हैं या आम के पौधे के पास भी लगे हो सकते हैं। इसी कीड़े को अधिकतर वही उसी स्थानों पर देखा जाता है। नेक्स्ट है लीची माइट। क्या है बेटा, लीची माइट। यहाँ पे समझिए, लीची माइट समझो, यह एक छोटे आकार का कीड़ा होता है जो पत्तियों की निचली सतह पर चिपका रहता है। पत्तियां सिकुड़कर अंत में सूखकर जमीन पर गिरने लगती हैं। यह कीड़े मई से जुलाई तक, कब तक, मई से जुलाई तक पत्तियों का रस चूसते रहते हैं, जिससे वृद्धि तथा फलता कम हो जाती है, जिससे वृद्धि तथा फल। यहाँ पे ये है, थोड़ा सा देख लेना आप डाटा, 1 मिनट रुकिए। तो आपने समझा
कि भाई जुलाई तक पत्तियों का रस रस जो है वो चूसते रहते हैं, जिससे वृद्धि तथा फलत कम हो जाती है। अगली जो हेडिंग है वो है रोकथाम। तो रोकथाम में क्या है, रोकथाम में आप क्या करोगे, 0.15% डाइजिनॉल, 0.03% पैराथियोन, या फिर फार्मोथियोन, या फिर फास्फेमिडोन, डायोमेथिएट, या फिर मैलाथियोन, या कैराथेन, या 0.03% कैलेथिन। इसका आप यूज करोगे तो लीची माइट से आपको मुक्ति मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे हमने बेटा सेब को समझा, सेब के बाद लीची को समझा, और लीची के बाद अब हम समझने वाले हैं अमरूद को। तो चलिए अमरूद के बारे में अब चर्चा करेंगे। अमरूद, ठीक है। चलो, इसका बॉटनिकल नेम आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है सीडियम गुबाजावा। सीडियम गुबाजावा। कुल की बात करें, फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली है मिर्टेसी। अब बात करेंगे हम उत्पत्ति की, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो अमरूद का जो मूल स्थान है वो उष्णकटिबंधीय अमेरिका को माना जाता है, अमेरिका, ठीक है। विशेषता मैक्सिको से पेरू तक के क्षेत्रफल को इसका मूल स्थान माना जाता है। भारत में अमरूद का प्रवेश स्पेन वासियों द्वारा 16वीं शताब्दी में हुआ था। तो ये है उत्पत्ति। अब समझिए जलवायु। चलिए जलवायु की बात करते हैं। तो देखिए, अमरूद उष्ण और उपोष्ण जलवायु में सफलतापूर्वक पैदा किया जा सकता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र अमरूद की बागवानी के लिए उत्तम नहीं होते। देखो, जहाँ पे अधिक वर्षा होती है ऐसे स्थानों का चुनाव करना अमरूद के लिए खतरे से खाली नहीं है। इस ऐसे करके आप समझ लो, वहाँ वह उत्तम नहीं है जगह। अमरूद 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अच्छी वृद्धि करता है। इसके लिए न्यूनतम 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है वो तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है मृदा, मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है ये आपको बताना है। किसके लिए, अमरूद की खेती के लिए। तो अमरूद सूखा को भली भांति सह लेता है। यानी सूखा का मतलब समझ रहे हैं, पानी अगर बहुत दिनों तक, बरसात का मौसम है, बहुत दिनों तक बारिश ना हो तो भी सूखे को अमरूद जो है वो सह लेता है। अमरूद को उष्णकटिबंधीय सेब के नाम से भी जाना जाता है। अमरूद की बागवानी के लिए उपजाऊ बलुई दोमट भूमि, देखो बेटा, उपजाऊ बलुई दोमट भूमि अच्छी पाई गई है। उपजाऊ का मतलब ये है, यहाँ पे ये बंजर भूमि से नहीं है। उपजाऊ का मतलब है, सीधे सीधे समझो, जहाँ पे फसल को अच्छी उपजाऊ भूमि मिल रही है, जिससे फसल की पैदावार अच्छे से हो सके, इसमें फसल उगाई जा सके। नेक्स्ट है, इसकी बागवानी के लिए 4.5 से 9 pH मान वाली मृदा में की जाती है। इसकी बागवानी के लिए जो उचित pH मान है वो इतना होना चाहिए, 4.5 से 9 pH मान वाली मृदा में की जाती है। मिट्टी का pH मान है बेटा ये। नेक्स्ट है उन्नत किस्में। तो आप उन्नत किस्मों के बारे में समझिए। उत्तर प्रदेश की सबसे लोकप्रिय जो किस्म है वो है सफ़ेदा। देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। किस्में तो सभी की आपको पढ़नी ही पढ़नी है, यही तो मेन होता है। बकाया आप कुछ पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन किस्में जरूर पढ़नी है आपको। जिसे इलाहाबादी सफ़ेदा भी कहा जाता है। इसके फल गोल, बड़े और मीठे होते हैं। गूदा सफ़ेद होता है और ऊपरी सतह चिकनी होती है। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वो है आपका चित्तीदार। क्या है बेटा, चित्तीदार। तो इसे समझिए, यह सफ़ेदा से मिलती जुलती होती है, लेकिन इसके ऊपर लाल चित्तियाँ पाई जाती हैं तथा गूदा सफ़ेद होता है। नेक्स्ट है करेला, न इसके बाद है हरीजा, और इसके बाद है बनारसी सूखा। तो ये उन्नत किस्में हैं, समझो। करेला के बारे में समझते हैं। इसको पियर सोड अमरूद भी कहते हैं। फलों का छिलका जो होता है, इस फल का जो छिलका होता है वो खुरदरा होता है, सफ़ेद, गूदा, मीठा होता है। ये करेला प्रकार की उन्नत किस्म है। किसकी बेटा, अमरूद की।
नेक्स्ट है हरीजा। तो हरीजा के बारे में समझिए। इसकी खेती बिहार में अधिक की जाती है। फल गोल, सफ़ेद, गूदे वाले तथा खाने में स्वादिष्ट होते हैं। जो हरीजा है इसकी खेती कहाँ की जाती है? बिहार में अधिक की जाती है। यह कैसे होते हैं? फल गोल होते हैं, सफ़ेद होते हैं और गूदे वाले होते हैं तथा खाने में कैसे होते हैं? ये खाने में बेटा स्वादिष्ट होते हैं, पौष्टिक। नेक्स्ट है बनारसी सूरखा। यह लाल गूदे वाली किस्में हैं, स्वाद मीठा और मध्यम आकार के होते हैं। अब जो अगली हेडिंग हमारी आएगी वो आएगी खाद देना। तो खाद देने के बारे में आप समझिए। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन देखिए नॉलेज तो आपको दे ही रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी और समय लगेगा फिर आपके ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो, पौधों को वर्षा ऋतु के प्रारंभ में गोबर की खाद देना उपयुक्त समझा जाता है। SR गादी के अनुसार 11.5 किलोग्राम अच्छी सड़ी गोबर की खाद 1 वर्ष पुराने पौधे को देनी चाहिए। आगे थोड़ा सा और समझिए इसके बारे में। प्रति वर्ष इसी प्रकार से खाद की मात्रा 4 वर्ष तक डालते रहना चाहिए। चौथे वर्ष जबकि पौधों पर फल आने लगते हैं, खाद की मात्रा 45 किलोग्राम प्रति पौधे को देना चाहिए। यह मात्रा पूरे जीवन भर प्रति वर्ष देते हैं। पौधों की रोपाई के बाद आगे दी गई तालिका के अनुसार समय समय पर खाद देते रहते हैं। चलिए हम इसकी तालिका आपको दिखाने की कोशिश करते हैं बेटा। वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए, ये तालिका है बेटा अमरूद की, समझो। पौधों की उम्र देखिए है एक, जैसे पहले कॉलम में है 1 से 2 वर्ष, फिर है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 6 वर्ष से ऊपर। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखिए है आपकी गोबर की खाद काय में किलोग्राम प्रति पेड़। ठीक है, प्रति पेड़ की बात हो रही है, एक पेड़ की बात हो रही है प्रति पेड़। मान लो पौधे की उम्र कितनी है? 1 से 2 वर्ष है, तब आपको कितना देना है? 15 किलोग्राम गोबर की खाद देनी है प्रति पेड़ के हिसाब से। नाइट्रोजन 50, फास्फोरस 25 और पोटास 50। इसी प्रकार से देखिए इसमें हुई है 5 की वृद्धि, इसमें हुई है 50 की वृद्धि नाइट्रोजन में, और फास्फोरस में हुई है हर वर्ष 25 की वृद्धि, और पोटास में हर वर्ष हुई है 50 की वृद्धि। जब आप 6 से ऊपर जाओगे तो गोबर की खाद किलोग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से 60, नाइट्रोजन 300, फास्फोरस 150, 150 और पोटास 300। चलिए अगली जो हेडिंग थी उस पर चर्चा करते हैं। अगली जो इसमें हेडिंग है वो है कीट तथा व्याधियाँ। इसको समझिए आप, कीट तथा व्याधियाँ। तो देखिए इसमें जो पहली हेडिंग है वो है छिलका खाने वाला पदातिक। इसको इंटरबेला या टेट्रावेनिस कहते हैं। यह फल की शाखाओं में क्या कर देता है? छेद कर देता है। नेक्स्ट है इसमें फल मक्खी, ये भी कीट है। यह मक्खी फलों को विशेष रूप से बरसात में हानि पहुंचाती है। यह फल के अंदर अंडा बनाती है। तो ये फल मक्खी हो गई। फल मक्खी क्या करती है? बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। मक्खी फलों की विशेष रूप से बरसात में हानि पहुंचाती है फल मक्खी। यह फल के अंदर अंडा बनाती है। नेक्स्ट है मिलीबग। क्या बेटा? मिलीबग। यह कीड़े नए प्रोडोए पर चिपके रहते हैं तथा रस चूसते हैं, जिससे फूल पैदा नहीं होता। इसके नियंत्रण के लिए 1 भाग निकोटिन सल्फेट 600 भाग पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, तब आपका ये वाला कीट है ये भाग जाएगा। नेक्स्ट है सूखा रोग। तो सूखा रोग के बारे में समझिए। उत्तर प्रदेश के मध्य पूर्वी जिलों में इसका जो प्रकोप है सबसे अधिक देखा जाता है। पौधों की जड़ों के चारों तरफ गोबर की खाद के साथ मिलाकर देने से अमरूद के सूखने के अवसर जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये अध्ययन कर लिया। किस किस को हमने समझा? आज हमने समझा बेटा फलों में हमने समझा सेब को, सेब के बाद हमने समझा लीची को, और लीची के बाद हमने समझा अमरूद को।
3 फल हमने पढ़ लिए और आपके सिलेबस के अनुसार अभी 3 फल जो हैं वो बकाया हैं। तो जो 3 फल आपके और रह गए हैं वो भी बहुत जल्द मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और उसके बाद हम आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे गुलाब की खेती। तो अभी देखिए 2 वीडियो और बनेंगी। 2 वीडियो बनने के बाद जो आपकी एग्रोनॉमी है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।